कक्षा 11 नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर 6 न्यायपालिका। आज हम इस विषय पर आपसे विशद चर्चा करेंगे। तथ्यपरक इनकी जानकारी उन प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ज़रूरी है और कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, इसके साथ ही जन सामान्य के लिए भी ज़रूरी है कि उसके क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को न्यायपालिका से वह कैसे प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम न्यायपालिका के परिचय के संदर्भ में आते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे। आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अर्थात पिछले अध्याय में आप यह जान चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें किन किन बिंदुओं पर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और उसके साथ ही भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध। इन संदर्भित विषय बिंदुओं पर हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। आगे देखिए आप, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। मन में यह बात आ सकती है और आनी भी चाहिए। हर समाज में व्यक्तियों के बीच शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे और पकड़ेंगे। व्यक्तियों के बीच अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूहों के बीच दो समूह जैसे हो गए, व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत, महत्वपूर्ण बिंदु है, कानून के शासन के सिद्धांत, उसका तरीका है के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है या स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। एक कार्टून है जिसको आप देख लें, जिसका बहुत ही ख्याल रखा जाता है माननीय न्यायपालिका में। देखें आप, वहाँ पर यह कार्टून इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो सकती। आप देखें, एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपका बर्ताव खंड ग उपखंड जी 18 को भारतीय दंड विधान की धारा 9 ख के साथ पढ़ने पर और इस तथ्य के बावजूद कि वकील को हिदायत दी जा रही है, जब आप
12 के बाद स्नातक होंगे, फिर विधि की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उसमें आपको भारतीय दंड विधान, आईपीसी और इसी तरह के अन्य विधि की किताबों से रूबरू होना पड़ेगा और वहाँ पर इन सब विषयों को आप विस्तार से जानेंगे। इसलिए हमने यहाँ चर्चा कर दिया, चूँकि भारतीय दंड विधान की बात यहाँ पर आई है। आप आगे देखें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। पहले भी कहा गया कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर इसीलिए विधायिका और कार्यपालिका से कहा जा रहा है, के बारे में कहा जा रहा है कि न्यायपालिका कार्यों में बाधा न पहुंचाए। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। यहाँ देखें आप, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, अर्थात विधि का ज्ञाता। जैसे स्नातक के बाद जब आप LLB करेंगे, विधि की पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत होती है। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों के लिए। फिर से हम दोहरा देते हैं, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि अब इसमें काफ़ी कुछ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, जिसे उचित कहना या अनुचित कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, एक शब्द देखें, अवमानना। अवमानना का प्राय है कि मर्यादा की हानि करने की कोशिश। न्यायपालिका की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी। कोई
उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। खुद करके खुद सीखें। अपनी कक्षा में इन विषयों पर वाद विवाद का आयोजन करके विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चूँकि इस समय लॉकडाउन से कॉलेज बंद है, तो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही इस संदर्भ में विचार विमर्श करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। कौन कौन से न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करते हैं, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? देखें आप वह बिंदु कौन कौन से हैं। संविधान, अपने लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय, जनमत, मीडिया, कानून की परंपराएं, कानून, समय और कर्मचारियों की कमी, सार्वजनिक आलोचना का भय, कार्यपालिका द्वारा कार्यवाही का भय। ये जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर विद्यार्थी या अध्ययनकर्ता न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में आपस में विचार विमर्श करें। आगे देखें, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं। इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फिर से आप देख लें कौन कौन। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यह बिंदु यहाँ पर देखें आप। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संदर्भ में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और
इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। सामूहिकता का सिद्धांत, ये जो शब्द आया है इसके लिए समझेंगे कि वरिष्ठतम 4 मुख्य न्यायाधीश, अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, अर्थात 4 और 1 5, ये सामूहिकता का सिद्धांत इसमें शामिल है। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उसे पद से हटाया जा सकता है। 2 शब्द आप देखें, कदाचार, ऐसा आचरण जो ठीक नहीं, कदाचार, और दूसरा अयोग्यता, योग्यता पर ही सवाल उठ जाए। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। महज केवल बहुमत नहीं, बहुमत उसे कहते हैं 50% + 1, आधे से अधिक। विशेष बहुमत अभिप्राय 2/3 स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में आपको बताया है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। दोनों चीज़ें देखें, नियुक्ति में कार्यपालिका और हटाने में विधायिका। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। शक्ति संतुलन यह जो शब्द है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करेंगे। सबका अपना अपना दायरा है। सरकार की यह तीनों अंग हैं। फिर से बता दें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। यहाँ देखिए आप, हटाने के लिए 2/3 सदस्य जो सदन में मौजूद है, उसके साथ एक शर्त और है कि बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एक शब्द देखें, मतलब आधे से अधिक, कम से कम आधे से अधिक सदस्य वहाँ मौजूद हो और उनमें 2/3, केवल 2/3 सदस्य परंतु वहाँ बहुमत नहीं है, यह हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। न्यायाधीशों को हटाने का असफल प्रयास देखें आप, 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके 1 वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने
और संवैधानिक नियमों के धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपकी राय में कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए? यदि आपसे न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने का सुझाव देने को कहा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे? इस पर ग्रुप में आप चर्चा करेंगे। आगे देखिए आप, न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का अभिप्राय जो उसके नीचे के न्यायालय है। आप यहाँ देखेंगे जो फिगर दिखाया जा रहा है, नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। यह तरीका देखें आप, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। प्रारंभ में विद्यार्थियों में कभी कभी भ्रम हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्या दोनों अलग हैं क्या? ऐसा नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का उच्चतम न्यायालय दोनों एक है। आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला स्थानांतरण कर सकता है। नंबर 3, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। नंबर 4, वह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। इसके बाद देखें कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से देखरेख करता है अपनी निचली अदालतों का। अब देखिए उच्च न्यायालय क्या करता है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए और उसके संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 का उल्लेख है, जिसके तहत कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय में सीधे अपनी बात कर सकता है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। यहाँ तक कि वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे विशेष संकेत किया। और देखें, उच्च न्यायालय राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। अधीनस्थ उसके नीचे की अदालतें, जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है जिला अदालत। अब आप देखें किस प्रकार से अदालतें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। और जिला अदालत के नीचे की जो अदालतें हैं, अधीनस्थ न्यायालय देखें आप, फौजदारी और दीवानी। दीवानी दो शब्द है, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी झगड़ा मारपीट
चोरी डकैती हत्या इस तरह के मामले फौजदारी, और दीवानी जिसमें भूमि विवाद। ये जानना चाहिए विद्यार्थियों को, किसी भी शब्द के मायने उन्हें समझ में आने चाहिए कि मुकदमों पर विचार करती है। अब देखें किस प्रकार से अधीनस्थ अदालत या जिला अदालत या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सब एक दूसरे से पिरामिड की बात पहले ही की गई की तरह जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। यहाँ इस शब्द का ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, अकेले नहीं है, और भी न्यायालय हो सकते हैं, इसका अभिप्राय है। लेकिन यह वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब हम उसके क्षेत्राधिकार पर आपसे चर्चा करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसको आप प्रमुख रूप से इन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखें आप, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मौलिक का अभिप्राय जो उसके सामान्यतया मूल रूप से वह मामले न्यायालय में जा सकते हैं। संघ और राज्यों के बीच के संघ का अभिप्राय भारत, राज्यों का अभिप्राय विभिन्न प्रांत के बीच तथा विभिन्न राज्यों, अर्थात संघ और राज्य, कई राज्य, संघ बनाम कई राज्य या राज्य बनाम राज्य, इस तरह के विवाद आते हैं तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्षेत्राधिकार। अपीली में देखें आप, अपीली का अभिप्राय जो निचली अदालतों में, अधीनस्थ न्यायालयों में फैसले दे दिए गए हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ अभी न्यायालयों की बात आपसे की गई, तो उस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ में सबसे पहले उच्च न्यायालय आता है। आप देखें, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सीधे एक मौलिक रूप से, जो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, और दूसरा जो निचली अदालतों से ऊपर की अदालत में पहुंचता है, अपीली, और एक सलाहकार की भूमिका। आप देखें किस तरह से जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसके साथ ही साथ आप देखें, रीट, व्यक्ति के, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल नंबर 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, इन सब का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत ही भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को है। यह इस मामले में कोई भी भारत का नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और इसके साथ देखें आप, विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेग पटिशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास मौजूद है। आगे देखिए आप, मौलिक क्षेत्राधिकार, उसी के बारे में यहाँ कुछ विस्तार से चर्चा होगी।
मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा है और सुना भी है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रीट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रीटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील किया गया न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील, आप यहाँ देखें मसला प्रमुख रूप से फांसी की सजा दी गई है ना, या ऐसा कोई मामला देखें तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है। इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय को है उसी तरह से उच्च न्यायालय को भी उसके निचली अदालतों के मामलों में जो निर्णय उसने दिया है उसके विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार उसके पास मौजूद। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पर ध्यान देंगे विद्यार्थी, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखें, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है, नंबर एक। नंबर दो, न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को, अर्थात दोनों बाध्य नहीं, परंतु सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयुक्तता है? इसकी दो मुख्य उपयुक्तताएं। पहली,
इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। देखें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 137, अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 137। फिर से, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, अनुच्छेद 144, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है। और देखें, अभी जो जिन अनुच्छेदों के बारे में आपने पढ़ा, ये अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वे स्वयं ही देखता है। कहाँ पहुँचे और क्या समझे, विद्यार्थियों के लिए ये बिंदु हैं, इसको पढ़ेंगे और सुमेलित करेंगे कौन किससे संदर्भित है। न्यायिक सक्रियता, हम इस पर इसके चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका के शेष भाग में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।